नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की भौतिक विभाजन के भाग 1 के बारे में। इससे पहले हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित 2 वीडियोज हमने अपलोड किए थे, जो कि आप विजन आरएस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में टेस्ट सीरीज के रूप में जाके देख सकते हो। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे सुभाष चंद्र बोस को, उनकी पुण्यतिथि पर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक हो सकती है। तो उनको आज उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। बढ़ते हैं आज के प्रश्न आंसर की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, सागर माथा के नाम से भी जिसे जाना जाता है, वह हिमालय की किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ऑप्शंस में आप देख सकते हो, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, व शिवालिक। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वृहद हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। वृहद हिमालय को ही हिमाद्री, मुख्य हिमालय या बर्फीला हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वृहद हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है, अर्थात जो पश्चिम में है इसका विस्तार सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। इसके अतिरिक्त गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम भी वृहद हिमालय से होता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी हिमालय की अवस्थिति विस्तार के बारे में देख सकते हो। इसके अतिरिक्त व्याख्या में दे रखा है कि भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसे K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च शिखर, जो पर्वत शिखर है जिसको K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि वह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे POK अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हो इस चित्र में, यहाँ पे जो माउंट है भारत का, माउंट K2 भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, उसकी अवस्थिति है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा, और यहाँ पे हमने बात की थी माउंट K2 की, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, लेकिन वो POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, इसलिए इसको भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत श्रेणी के नाम से हम नहीं जान सकते। भारत में स्थित सर्वोच्च जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है उसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल हिमालय की सीमा पर अवस्थित है। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हो, ये है नेपाल, ये है भारत का सिक्किम क्षेत्र, और ये है भूटान। तो यहाँ पे है कंचनजंगा की अवस्थिति, आप देख सकते हो सिक्किम और भारत की सीमा पर अवस्थित है भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। अब एक बार फिर से हम कंपैरिजन स्टडी के रूप में इसको देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि POK अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, इसको मैप के माध्यम से आप देख सकते हो, K2 गॉडविन ऑस्टिन, और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसके बारे में हमने देखा। तो इस प्रश्न में हमने विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में अवस्थित है, उसके साथ साथ हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है उसमें वृहद हिमालय के बारे में हमने देखा। इसके अतिरिक्त भारत की जो चोटियां हैं K2 और कंचनजंगा, उनके बारे में भी हमने पढ़ा, और इसकी जो कंपैरिजन स्टडी है, जिससे कि काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है K2 और कंचनजंगा से संबंधित, और राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, इसलिए आपको मैप के माध्यम से इसको देखने में आसानी होगी कि कहाँ पे कंचनजंगा की स्थिति है, कहाँ पे माउंट K2 की स्थिति है। तो कंचनजंगा है वो सिक्किम में है, माउंट K2 है वो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये हमने देखा पहले प्रश्न के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के विषय में। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इस प्रश्न में सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे 4 कथन आपको दे रखे हैं। पहला जो कथन है वो है, भारत के जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 43% है वो है मैदानी भाग, संपूर्ण क्षेत्रफल का 28% भाग है वो है पठारी भाग, क्षेत्रफल का 18% भाग है वो है पहाड़ी भाग। पहला जो 28% है पठारी भाग, 18% है पहाड़ी भाग, और क्षेत्रफल का 11% भाग है वो है पर्वतीय भाग। तो इन चारों कथनों में से आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपको विकल्प दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपना उत्तर चयन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। आपको ध्यान रखना होगा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है, जिसमें कि 43% भारत के क्षेत्रफल का मैदानी भाग है,
28% पठारी, 18% पहाड़ी और 11% भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का है वो पर्वतीय भाग है। ये आपको ध्यान रखना होगा भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के वर्गीकरण के रूप में। अब इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। पूछा जाए कि भारत के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा भाग किसका है, तो सबसे ज्यादा भाग है 43%, वो किसका है, मैदानी। आपको यह भी ध्यान रखना होगा इस प्रश्न के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि सबसे कम जो भाग है वो किसका है, तो पर्वतीय भाग सिर्फ 11%। तो ये भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में हमने क्लासिफाइड करके देखा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल एग्जाम में, या फिर आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा भाग है वो कौन सा है, तो मैदानी भाग के रूप में आपको ध्यान रखना होगा। अब हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे। प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। पिछला जो हमने प्रश्न पूछा था वो सत्य कथन से संबंधित था, इस बार जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो असत्य कथन के संबंधित पूछा जा रहा है। कई बार क्या होता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है या फिर जल्दबाजी में हम सत्य और असत्य कथन को ठीक से या तो पढ़ नहीं पाते हैं या फिर उस पर इतना गौर नहीं करते हैं, इसके चलते हमारे क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस हमें टेस्ट सीरीज के रूप में करनी होती है। इसीलिए हमारी टेस्ट सीरीज का यही औचित्य है कि आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एग्जाम में उन क्वेश्चन को गलत करने की आप गलती ना करो जो क्वेश्चन आप सोच समझ के सही कर सकते हो। तो देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन है हमारे सामने है, ये पर्वतीय क्षेत्र, हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की। तो ये पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर तक अविच्छिन्न रूप से फैला है। ये अपना पहला कथन था। दूसरा कथन है, हिमालय पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक चौड़ा है। तीसरा कथन है, हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट जिसे अंगारा प्लेट के नाम से भी जानते हैं और इंडिक प्लेट जिसे गोंडवाना प्लेट के नाम से भी जानते हैं के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यह था तीसरा कथन। और चौथा कथन है वो है, हिमालय विश्व के नवीनतम अर्थात टर्सरी काल में हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। ये हमारे चारों कथन है। इन चारों कथन में से हमें देखना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है, गलत कथन का चयन करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए एक बार, उसके बाद में आप देखिए कि इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चारों कथनों में से गलत कथन का चयन कर लिया होगा। चारों कथनों में से गलत कथन है वो है कथन 2, अर्थात हिमालय पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक चौड़ा नहीं है। हिमालय है वो पश्चिम में अधिक चौड़ा। आप देख सकते हो इस मैप के माध्यम से, ये हिमालय का पश्चिमी भाग और ये हिमालय का पूर्वी भाग। तो मैप में देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो अधिक, उसकी चौड़ाई है वो अधिक है पूर्वी भाग की तुलना में। देखते हैं प्रश्न की तरफ वापस चलते हैं। कथन 1 है वो बिल्कुल सत्य है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की दूरी पर अविच्छिन्न रूप से फैला हुआ है। तीसरा कथन है, हिमालय पर्वत का निर्माण बिल्कुल सही है, यूरेशियन प्लेट है वो इंडिक प्लेट अर्थात अंगारा प्लेट का गोंडवाना जो प्लेट है उसके टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तथा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कथन 4, हिमालय विश्व के नवीनतम वलित जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनको वलित पर्वत भी बोलते हैं, उनमें से हिमालय एक है। ये भी आपको ध्यान रखना हो, जिसका निर्माण है वो कौन से काल में हुआ था, जिसका निर्माण टर्सरी काल में हुआ था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसको आप एक बार पॉज करके दोबारा से इसको समझिए ताकि आपको इस क्वेश्चन को आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, हिमरेखा अर्थात स्नो लाइन भी बोलते हैं हिमरेखा को। हिमरेखा से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे जो कौन सा कथन है या कौन सा ऑप्शन है वो हिमरेखा को डिफाइन कर रहा है, हिमरेखा की परिभाषा दे रहा है, उसके उस ऑप्शन के बारे में हमें चुनना है, सही उत्तर हमने चुनना है। तो ऑप्शन ए है, वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री से ऊपर रहता हो। जो विकल्प जो सेकंड है बी है, वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो। ऑप्शन थर्ड है, हिमालय पर बर्फ से आच्छादित ऊर्ध्वाधर अक्षांश रेखाएं, उन्हें बोलते हैं हिमरेखा। या फिर ऑप्शन जो डी है लास्ट ऑप्शन, वह रेखा जिसके ऊपर शीत ऋतु में सदैव बर्फ आच्छादित रहती हो। इन चारों कथनों में से, चारों ऑप्शंस में से आपको सही चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, विकल्प दूसरा है वो बिल्कुल सही है। हिमरेखा उसे कहते हैं कि जिस रेखा के ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो, अर्थात वहां पे हर वक्त बर्फ जमी रहती हो। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न के इस डायग्राम के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। ये है सी लेवल अर्थात समुद्र का जो लेवल है वो है, और ये है चोटी, इस चोटी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है स्नो लाइन अर्थात हिमरेखा, जिसके बारे में हमने जिक्र किया।
तो ये हिमरेखा उसे कहते हैं जिससे ऊपर हमेशा तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता हो। आप देख रहे हो ये जो व्हाइट कैनोपी है, सफेद-सफेद जो बर्फ की चादर देख रहे हो, यही है हिमरेखा का मुख्य उद्देश्य, अर्थात हिमरेखा के ऊपर, जिस रेखा के ऊपर हमेशा तापमान 0 डिग्री से कम रहता हो या फिर वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसे बोलते हैं हिमलाइन। अब हम देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। हिमालय क्षेत्र में जो हिम रेखा है वो पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक ऊंची होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत ही फैक्चुअल बात दे रखी है। हिमालय क्षेत्र में जो हिम रेखा है वो पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक ऊंची होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पश्चिमी हिमालय है वहां पे हिम रेखा ऊंचाई पे पाई जाती है, अर्थात लगभग 16,000 फीट या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे। और जो पूर्वी हिमालय है, हम बात करें जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो आसपास का हिमालय, उसकी हम बात करें तो वहां पे हिम रेखा, वहां पे जो बर्फ है वो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ पे नोट के माध्यम से दे भी रखा है कि आर्द्रता की अधिकता के कारण असम हिमालय की हिमरेखा लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पे है। और बात करें कश्मीर हिमालय की तो वो लगभग 5,100 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा का निर्माण होता है कश्मीर हिमालय में। तो हमने जो फैक्ट की बात की थी कि पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है पूर्वी हिमालय की तुलना में। तो हमने हिमरेखा के बारे में समझा और इसको हिमालय की तुलना में भी हमने देखा कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में जो अंतर है हिमरेखा का, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का संबंध लघु हिमालय को हिमाचल पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, तो किस पर्वत श्रेणी का संबंध लघु हिमालय से नहीं है, ये आपको देखना है। 4 यहाँ पे आपको विकल्प दे रखे हैं। ऑप्शन ए है पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और महाभारत श्रेणी। इन चारों में से आपको ध्यान रखना होगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है काराकोरम श्रेणी, अर्थात काराकोरम श्रेणी का संबंध लघु हिमालय से नहीं है। तो काराकोरम श्रेणी का संबंध किससे है? काराकोरम श्रेणी का संबंध है वृहद हिमालय से। जो सबसे बड़ा हिमालय है, जो पार हिमालय है, उससे संबंध है काराकोरम श्रेणी का। बाकी जो 3 श्रेणियां है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और महाभारत श्रेणी, इनका संबंध है लघु हिमालय से। बात करते हैं लघु हिमालय की, तो सबसे पहले देखते हैं लघु हिमालय से संबंधित महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां। तो 4 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग तिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। ये है लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां, जिनको आप पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी श्रेणी का संबंध लघु हिमालय से है और कौन सी श्रेणी का संबंध लघु हिमालय से नहीं है। तो इन चारों के नाम आपको ध्यान रखना होगा। बात करें लघु हिमालय के बारे में, तो लघु हिमालय की चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है और लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। तो इसी प्रकार के जो आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो प्रश्न मिलेंगे वो विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियो के अपडेट है वो तुरंत पहुंच पाए। और परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर अपने स्टडी और अपनी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन आंसर की वो जारी रख सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च एशिया की रीढ़ अर्थात बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है, ये अपना प्रश्न है। तो इस प्रश्न के ऑप्शंस में आप देख सकते हो, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पामीर का पठार या कश्मीर घाटी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की अर्थात बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चर्चा करते हैं काराकोरम श्रेणी, क्योंकि बार बार इस श्रेणी का जिक्र हो रहा है। तो देखिए काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जिसको आप देख सकते हो इस मैप के माध्यम से देख के आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल ही एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन अर्थात 3 देशों में है। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा विस्तार होगा कि 3 देशों को कवर करता है, पाकिस्तान, भारत और चीन। इसमें आपको देर का पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रम से जो क्षेत्र है, जो पर्टिकुलर एरिया है, तो पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है, भारत का लद्दाख क्षेत्र है और चीन का सिंगियांग क्षेत्र है। इन तीनों देशों के 3 पर्टिकुलर क्षेत्र के में काराकोरम श्रेणी का विस्तार है। बात करते हैं काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है वो लगभग 500 किलोमीटर को 311 मील के रूप में भी आप देख सकते हो। तो काराकोरम श्रेणी का विस्तार 500 किलोमीटर के क्षेत्र में है। और अगर हम बात करें काराकोरम श्रेणी की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में, तो ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा हिमनद है। हिमनद आप जानते हो, जो नदियां बर्फ के रूप में बहती हैं उसे हिमनद के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो हिमनद है वो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप देख भी सकते हो जो पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, यहाँ पे जो
पानी उतरता है वो बर्फ के रूप में उतरता है, जिसे हिमनद के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम, जिसका बार बार पहले वाले प्रश्नों में भी जिक्र हुआ है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। काराकोरम श्रेणी का विस्तार, जो पर्टिकुलर क्षेत्र है वो, उसके अलावा काराकोरम क्षेत्र श्रेणी का जो दूरी है, लंबाई है, वो कितनी है, उसके बारे में हमने देखा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से पूर्वांचल की पहाड़ियां, अर्थात उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट भारत की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस को आप देखिए एक बार, ऑप्शंस में ढूंढिए कि कौन सी वो पर्वत श्रेणी है जो पूर्वांचल अर्थात उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखे हैं, पटकाई बूम पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां या अराकान नियोमा। तो ऑप्शंस में से आप देखोगे तो आपको सही उत्तर का पता चलेगा, ऑप्शन डी अराकान नियोमा जो पहाड़ी से है, जो पर्वत श्रृंखला है, वो म्यांमार में है, ना कि भारत में। बाकी जो 3 पहाड़ियां हैं, पटकाई-बू पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां और मेजो पहाड़ियां, इनका जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी अर्थात नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उत्तरी पूर्वी भारत, वहां पे ये तीनों पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो आइए इस प्रश्न को एक मैप के माध्यम से और अधिक स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हो जो मैप है, ये मैप में उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं। इसमें हम भारत की प्रमुख, उत्तरी पूर्वी भारत की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डफला, मिसमी, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, पटकाई, मिजो और मिकिर, ये उत्तरी पूर्वी भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि पूर्वी हिमालय का भी भाग है। हमने बात की थी इस प्रश्न के बारे में, तो अराकान नियोमा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो क्षेत्र है ये म्यांमार का क्षेत्र है। तो अराकान नियोमा जो पर्वत श्रृंखला थी वो म्यांमार से संबंधित है, न कि उत्तरी पूर्वी भारत से। तो जो बाकी 3 जो ऑप्शंस थे वो बिल्कुल सही थे, वो उत्तरी पूर्वी भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां थी। अराकान नियोमा का संबंध म्यांमार से था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 है, हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों में दून तथा द्वार पाए जाते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न के बारे में सबसे पहले कि आप उत्तर बताइए, इसके बाद में व्याख्या में हम जानेंगे कि दून या द्वार होता क्या है, उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर चयन करना है। तो ऑप्शंस में दे रखा है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, दून और द्वार है वो हिमालय के शिवालिक भाग अर्थात शिवालिक में दून या द्वार पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवालिक। इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दून कहते किसे हैं। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः शिवालिक में पाई जाने वाली संकीर्ण जो पर्वत घाटियां होती हैं, आप देख सकते हो मैप के माध्यम से, ये हिमालय के बीच में संकीर्ण पर्वत घाटियां हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में, इन्हें दून के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दून या द्वार, जो कि 2 अलग अलग शब्द थे, उनका जो क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है व्याख्या में, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियों को, देखिए शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियों को पश्चिम में तो कहते हैं दून और पूर्व में कहते हैं द्वार। दून में आपने देखा होगा जैसे देहरादून, और द्वार की बात करें जो कि शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाले पूर्वी क्षेत्र को द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार। दून होता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में संकीर्ण जो घाटियां होती हैं, पर्वतीय घाटियां होती हैं, उन्हें दून कहते हैं। दून और द्वार को हमने पश्चिम और पूर्व के रूप में क्लासिफाइड करके देखा। इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हो, आपको 2 फोटो दिख रही है, यही होते हैं दून और द्वार, जिनका अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने करके देखा। अब हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की। टॉपिक है हिमालय क्षेत्र में अवस्थित भारत के प्रमुख दर्रे। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें काफी बार पूछा गया है, जो दर्रे हैं हिमालय क्षेत्र में अवस्थित, उनकी न केवल एक ज्योग्राफिकल अर्थात भौगोलिक अवस्थिति के हिसाब से, वो सामरिक दृष्टिकोण से, भारत की जो सुरक्षा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा है, उसके दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दर्रे, इसलिए एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच में जो तनाव की स्थिति, उसमें भी कई बार ये दर्रे हैं सामने आए। तो आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में हिमालय क्षेत्र में अवस्थित भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जोजिला, जो कि आप मैप पे देख सकते हो। जोजिला है ये जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। यहाँ पे पूछा जा सकता है जोजिला दर्रा है वो कौन सी श्रेणी में अवस्थित है। तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। राज्य की अगर हम बात करें तो कौन से राज्य में अवस्थित है, तो जोजिला जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और देखिए आगे जानकारी है कि श्रीनगर से लेह तक जाने वाली जो सड़क है वो इसी मार्ग से होकर गुजरती है। तो हमने देखा जोजिला के बारे में। अगला जो दर्रा है वो 2 दर्रे हैं। एक पहला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी कौन से राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस दर्रे से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, वो ये है कि
श्रीनगर को जम्मू से, अर्थात देखिए श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला एकमात्र जो राजमार्ग है उसका नाम क्या है? तो राजमार्ग है ए फर्स्ट। वो कौन सी जगह पे स्थित है? वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए फर्स्ट है या A1 है, वो कौन से जो क्षेत्रों को जोड़ता है? वो जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू से। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो कि बार बार पूछा भी गया है। अब हम बात करते हैं सिपकिला दर्रे के विषय में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शिमला से तिब्बत जाने वाला मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसके साथ ही जो सतलज नदी है, सतलुज नदी भी इसी दर्रे से होकर बहती है, जो कि मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। ये वो दर्रा है, राजमार्ग है जो कि शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, और ये वो नदी है सतलज जिसका इस मैप में दर्शाया गया है। बात करते हैं बाड़ालाचा दर्रा। ये दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। ये मंडी से लेह का जो सड़क मार्ग है उसको जोड़ता है। आप प्रत्येक दर्रे के सामने उससे संबंधित जो मैप है, जो फोटो है, उसको देख सकते हो ताकि आपको समझने और जानने में आसानी हो। इसके बाद में बात करते हैं महत्वपूर्ण दर्रा रोहतांग दर्रा, जिसके बारे में आपने बहुत सुना भी होगा। रोहतांग दर्रा काफी एडवेंचरस जगह है, पर्यटक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ पे इस दर्रे को देखने जाते हैं, जो कि देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहा है। बात करते हैं रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी को काटता है तथा मनाली को लेह के सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसलिए जो मनाली है, मनाली से लद्दाख जाने वाले जो लोग हैं वो इसी दर्रे से गुजरते हैं, इसलिए पर्यटन की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं नाथुला दर्रा, जो कि रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है। नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है ये आपको पता रखना होगा, काफी बार पूछा गया है। नाथुला का संबंध है वो भारत के सिक्किम राज्य से है, यहीं पे अवस्थित है। एवं दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत को जाने वाला रास्ता इसी दर्रे से गुजरता है, और चुंबी नदी है वो भी इसी दर्रे में बहती है। भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति में कई बार चुंबी घाटी का जिक्र यहाँ पे आया है, काफी बार ये सुर्खियों में रहती है। इसी के चलते जो नाथुला दर्रा है उसका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है, आपको पता होना चाहिए। लाखों बार ये पूछा गया एग्जाम में, नाथुला दर्रा का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो नाथुला दर्रा का संबंध भारत के सिक्किम राज्य से है। चुंबी घाटी है वो कौन से दर्रे में अवस्थित है? तो चुंबी घाटी भी नाथुला दर्रे में ही अवस्थित है। इसके बाद में बात करते हैं सिक्किम के दूसरे दर्रे, महत्वपूर्ण दर्रे जेलेपला दर्रा। ये भी सिक्किम में अवस्थित है तथा भूटान जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसके साथ में एक फैक्ट दे रखा है तीस्ता नदी से संबंधित। इस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी ने किया था। कौन से दर्रे का निर्माण? एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि तीस्ता नदी से किस दर्रे का निर्माण हुआ है, तो निर्माण हुआ है जेलेपला दर्रे का। इसके बाद में दो जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो संबंधित हैं उत्तराखंड से। पहला दर्रा है माना दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है। कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता इसी दर्रे से होके गुजरता है, आपको पता होना चाहिए। देख सकते हो आप कैलाश मानसरोवर, जो कि बहुत ही एक धार्मिक महत्व की यात्रा भी मानी जाती है। तो वो कौन से दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाया जाता है? वो जाया जाता है माना दर्रे से। बात करते हैं नीति दर्रे की, तो उत्तराखंड में ही अवस्थित है, और ये कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता ये भी माना जाता है। दो अलग अलग रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने के हैं, दोनों उत्तराखंड के माना और नीति दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की भारत के जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में। भौतिक विभाजन में हमने पहला जो पार्ट लिया था वो हिमालय से संबंधित था। इसमें हमने हिमालय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जिक्र किया, और व्याख्या के माध्यम से हमने इसमें अलग अलग प्रकार की क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, जो कि आपको निश्चित रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद हो सकता है। इसी प्रकार के जो वीडियोज हैं टेस्ट सीरीज से संबंधित, वो जल्दी विजन आरएस यूट्यूब चैनल पे आपके सामने उपस्थित होंगे, जो कि भारत के जो अन्य भौतिक विभाजन है उनके बारे में होंगे। हिमालय से संबंधित ये वीडियो हमने देखा। इसके बाद में जो भारत का दक्षिणी विभाजन है, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, उनका समावेश भी हम विजन आरएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियो की जो अपडेट है वो तुरंत पहुंच पाए। और आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस वीडियोस का लाभ उठाना पड़े। इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ताकि आपको रिविजन करने में, याद करने में और अधिक आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।